वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आपके लिए आज फिर से हम हिंदी के कुछ टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम पेपर 1 की बात करते हैं, हम पेपर 2 की बात करते हैं, हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब महाटेट हिंदी विषय की बात करते हैं, भाषा 1 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बच्चों, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। सवाल इस तरीके से यहाँ पूछा जा रहा है कि हर्षचरित किसकी रचना है। यहाँ पर चरित रचना किसकी है ये हमको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ रखे गए हैं। तुलसीदास बताया जा रहा है, बाणभट्ट, जायसी या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, हर्षचरित का जब जिक्र आता है तो हम बाणभट्ट पर अपना जवाब लगा देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, हर्षचरित। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं को लेकर बेटा 2 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं टीईटी की परीक्षा में। पेपर 1 की बात हम कर रहे हैं, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं को लेकर 2 नंबर के सवाल आपको पूछे जाएंगे। पूछे जाता है अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रस ध्वनि है। देखिए, यहाँ पर रस ध्वनि आपको पूछी जा रही है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आ, ए, ओ, ऊ। तो देखिए, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, अब ये थे विचारलेला आहे ओ का उच्चार स्थान है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि ओ का उच्चार स्थान क्या है। ठीक है, अब ये आपको कई बार हमने मराठी में भी बताया है, हिंदी में भी बताया है। ये चीज़ें आपने याद रख लेना है कि स्वर और व्यंजन को लेकर भी आपके 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। जिसी तरीके से आपके साहित्यकार है वो उनके रचनाओं को लेकर भी 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने कैलकुलेट करके रखना है, आपके एक नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कंठस्थ्य, दंथोष्टो, दंत्यो या तालव्य। तो देखिए, जब इसको आप ओ को बोलेंगे तो आपको कंठस्थ्य का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है। हे बघा, इथे आपल्याला विराम या शब्दाचा शाब्दिक अर्थ सांगायचा आहे। 4 पर्याय दिलेले आहे, थकान, व्यायाम, आराम किंवा ठहराव। तर देखिए, यहाँ पर जो है ना विराम का हमको शाब्दिक अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। विरामचे शाब्दिक अर्थ म्हणजे ठहराव, आपलं योग्य उत्तर येथे असणार आहे। पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। क्रमांक 5 इस तरीके से दिया है। ये चीज़ें आप मराठी के लिए भी याद रखेंगे कि को से मो तक जो व्यंजन होते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं। ओके, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, उष्म, अंतस्थ, स्पर्श या संयुक्त। हे प्रश्न मराठी आणि हिंदी दोघी विषयासाठी आपल्याला अत्यंत IMP प्रश्न असणार आहे। कारण बहुतेक प्रश्न जे आहेत ते म्हणजे व्याकरणमधले बहुतेक प्रश्न किंवा बहुतेक अध्याय जे असणार आहेत ते सेम असणार आहे। तुम्ही मराठी बघा तुम्ही हिंदी विषय बघा, मराठीमध्ये समास कमी आहे, हिंदीमध्ये जास्त आहे, परंतु समास मराठीमध्ये जसे आपण समाज समझून घेतो तशाच प्रकारे आपल्याला हिंदीमध्ये सुद्धा समाज समझावाला लागतात। यहाँ पर मतलब आपको बताया जा रहा है कि देखिए सेम चीज़ें दोनों लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो को से मो तक जो व्यंजन होते हैं वो उष्म होते हैं, अंतस्थ होते हैं, स्पर्श होते हैं या संयुक्त होते हैं। तो देखिए, ये तो हो जाएगा इसका जवाब स्पर्श, है ना। अंतस्थ में आपको पता है क्या है कि जहाँ से हमारा मुँह जो है वो छोटा हो जाता है, संकुचित हो जाता है, जैसा य, रो, लो, वो ये हो जाते हैं हमारे य, रो, लो, वो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। जहाँ से मुख्य उष्म में आपको पता है शो, सो, हो जब आते हैं तो ये हमारे उष्म हो जाते हैं, मतलब जहाँ से गर्माहट निकलती है मुंह में से। संयुक्त व्यंजन आपको पता है कि क्ष, ज्ञ अशा प्रकार हे जे असतात ते संयुक्त व्यंजन असतात, त्र अशा प्रकारचे व्यंजन। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर बताया जा रहा है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है। हे बघा, येथे अर्धस्वर म्हणजे काय हा प्रश्न विचारलेला आहे। 4 पर्याय आपल्याला येथे दिलेले आहे, य, व,
र ल छ ज किंवा ड ढ। तर हे बघा मित्रांनो, याचे जे योग्य उत्तर असणार आहे अर्धस्वर म्हणजे काय, तर अर्धस्वर म्हणजे य व आपला योग्य उत्तर इथे असणार आहे। पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 इथे विचारलेला आहे की क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है। 4 पर्याय आपल्याला इथे दिलेला आहे, संयुक्त, अरबी फारसी संस्कृत, अरबी फारसी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नाही। तर हे बघा मित्रांनो, याचे जे योग्य उत्तर असणार आहे ते असणार आहे अरबी आणि फारसी, कारण क ग ज फ हे जे ध्वनिया आहे ते अरबी आणि फारसीची ध्वनिया किंवा वर्ण असणार आहे। यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 येथे विचारलेला है कि गायक का संधि विच्छेद है। देखिए यहाँ पर आपको गायक का संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद क्या होता है, विग्रह करना, किसी शब्द को तोड़ना, किसी शब्द का विग्रह करना, मतलब संधि विच्छेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गायक का आपको संधि विच्छेद बताना है। 4 पर्याय दिए गए हैं और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। आता प्रश्न क्रमांक 9 येथे विचारलेला आहे। हा प्रश्न आपण मराठीमध्ये सुद्धा घेतला होता की जो जो जे हे कोणत्या प्रकारचे सर्वनाम आहे। अशाच प्रकारचे हे प्रश्न येथे विचारलेला है कि जो सो किस प्रकार का सर्वनाम। ये देखिए हमको सर्वनाम का प्रकार बताना है, निश्चयवाचक आहे, प्रश्नवाचक आहे, पुरुषवाचक आहे किंवा संबंधवाचक आहे। तर हे बघा मित्रांनो, जो सो ये जो प्रकार आहे ते असणार आहे संबंधवाचक सर्वनाम, म्हणजे पर्याय क्रमांक ड जे असेल ते आपला इथे बरोबर उत्तर असणार आहे। यानंतर पाहूया प्रश्न क्रमांक 10। आता प्रश्न क्रमांक 10 येथे विचारलेला है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या इनमें से कोई नहीं। तर हे बघा मित्रांनो, दशानन म्हणजे कोणत्या प्रकारचे शब्द आहे आपल्याला इथे ओळखायचा आहे। 4 पर्याय आहे आणि ऑप्शन क्रमांक 3 जे असेल ते आपलं इथे योग रूढ बरोबर असणार आहे। आता योग रूढ म्हणजे काय याचे आपण थोडं स्पष्टीकरण पुढे पाहूया। योग रूढ म्हणजे काय हे बघा मित्रांनो, योग रूढ म्हणजे काय इथे दिलेला आहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशानन शब्द योग रूढ़ शब्द, इसका अर्थ है, देखिए दशानन शब्द योग रूढ़ शब्द है। ओके, ये कौन सा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, इसका अर्थ है रावण। दशानन शब्द का अर्थ रावण है। दशानन शब्द का विग्रह है 10 है आनंद जिसके। देखिए दशानन शब्द का आप जब विग्रह करेंगे तो इसका मतलब होगा 10 है आनंद जिसके, वो होता है रावण। इसके बाद देखिए आगे, जो शब्द अन्य शब्दों की योग से बनते हैं। अब ये कि योग रूढ़ क्या होता है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, म्हणजे जे शब्द इतर शब्दांच्या योगाने तैयार होतात लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, देखिए गणपति के लिए हम इस्तेमाल करते, गणपतीसाठी आपण वापरतो लंबोदर का अर्थ है गणेश और त्रिनेत्र का अर्थ है शिव आणि त्रिनेत्राचा अर्थ होतो शिव। अशा प्रकारे योग रूढ़ शब्द असतात, येथे स्पष्टीकरण दिलेलं आहे मित्रांनो। यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न म्हणजे प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा हिंदी मीडियम है और मैं हिंदी मीडियम का ही टीचर हूँ, मेरा विषय भी हिंदी है, साथ में मराठी भी है। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी परिस्थिति जानता हूँ, परिस्थिति मतलब शैक्षणिक परिस्थिति में जानता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में जब हम रहते हैं तो मैक्सिमम लोग मराठी बोलते हैं और बहुत कम लोग जो हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी और मराठी को मिक्स कर वीडियो में आपको जैसे तैसे मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। पुढे प्रश्न इथे विचारलेला आहे की भुजंग या पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द म्हणजेच एक प्रकारे समानार्थी शब्द हे असतात मित्रांनो। 4 पर्याय दिलेले आहे। पर्यायवाची शब्द म्हणजेच समानार्थी शब्द, व्याल, गरुड, सर्प, संप किंवा पन्नक। तर हे बघा इथे विचारलेलं आहे की भुजंग का पर्यायवाची शब्द नाही, म्हणजे भुजंग या शब्दाचा पर्यायवाची शब्द नाही आहे। तर योग्य उत्तर असणार आहे मित्रांनो गरुड, म्हणजे ऑप्शन क्रमांक 2 इथे आपला बरोबर उत्तर असणार आहे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में यहाँ पूछा गया कि त्रिकालज्ञ शब्द का अर्थ है। बघा त्रिकालज्ञ या शब्दाचा अर्थ आपल्याला इथे शोधायचा आहे। 4 पर्याय दिलेला आहे मित्रांनो, 3 समय तक किंवा तीनों समय होने वाला, कालातीत किंवा सर्वज्ञ। तर हे बघा मित्रांनो, याचे जे योग्य उत्तर असणार आहे ते असणार आहे पर्याय क्रमांक 4 म्हणजेच सर्वज्ञ आपला इथे योग्य उत्तर ठरणार आहे। पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13। अधिगम, अधिगम मतलब क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। अधिगम मतलब क्या, ठीक है। अब देखिए अधिगम मतलब क्या, 4 ऑप्शन आपके सामने है। विषय वस्तु को याद रखना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया,
क्रमबद्ध रूप से तथ्यों को रटना या फिर तथ्यों की यांत्रिक रूप से पढ़ना। तर बघा मित्रांनो, अधिगम म्हणजे काय, तर अधिगम म्हणजे जीवनपर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इसको हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, मतलब जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है की गंभीरता शब्द का व्याकरण की दृष्टी से है। हे बघा, गंभीरता हे एक शब्द इथे दिलेला आहे आणि व्याकरणाच्या दृष्टीने आपण त्याला काय म्हणू, 4 पर्याय इथे दिलेले आहे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया किंवा संज्ञा किंवा संज्ञा। ओके, याला संज्ञा म्हणतो हिंदीमध्ये। ओके, तर गंभीरता हे जे शब्द असणार आहे ते विशेषण असणार आहे। गंभीरता हे काय असणार आहे, एक प्रकारे विशेषण असणार आहे। खाली स्पष्टीकरण सुद्धा येथे दिलेला आहे मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकतात। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंभीर विशेषण शब्द है जिसमें ता प्रत्यय के योग से गंभीरता शब्द भाववाचक संज्ञा का रूप ले लेता है। तो देखिए गंभीर एक विशेषण है और उसको ता प्रत्यय लगने से गंभीरता हो जाता है और ये भाववाचक संज्ञा का एक रूप होता है। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाहूया प्रश्न क्रमांक 15। आता येथे मित्रांनो प्रश्न क्रमांक 15 विचारलेला आहे की शेष से भिन्न शब्दों को पहचानिए। हे बघा, 4 शब्द आपल्याला इथे दिलेले आहे आणि एक शब्द वेगळा शब्द, म्हणजे आपण मराठीमध्ये जसं म्हणतो की वेगळा शब्द निवडा, अशाच प्रकारे आपल्याला इथे वेगळा शब्द निवडायचा आहे। 4 शब्द आपल्या समोर इथे दिलेले आहेत, नैतिकता, सच्चरित्रता, मनुष्यता या उछलता। तर हे बघा मित्रांनो, उछलता हे जे असणार आहे इथे वेगळा शब्द दिलेला आहे, म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 जे असेल ते आपला इथे बरोबर उत्तर असणार आहे। यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 येथे विचारलेला आहे की अंधेरे में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, पक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए आप इस 2 लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ के देखेंगे, आपको यहाँ पर मोहब्बत, आपको यहाँ पर प्रेम नजर आएगा। आप इस 2 लाइन को ध्यान से पढ़ के देखिए, अंधेरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलजय बंद किए, तू अब तक सोई है आली। देखिए ये लाइन आप देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको मोहब्बत यानी स्त्री पुरुष का आकर्षण जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। आंखों में भरे विहागरी, पक्तियों में कौन सा रस है। हे बघा, जिथे प्रेम निर्माण होतो त्यावेळी कोणता रस होतो, हे रस तुम्हाला माहित आहे, श्रृंगार रस। जहाँ पर मोहब्बत होंगी वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। इसकी डेफिनेशन, इसकी स्पष्टीकरण हम नीचे पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक बात इस रस को याद करना है तो मोहब्बत प्रेम से याद करना है, ये सब लोग करते, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण यहाँ पर, श्रृंगार रस। ओके, श्रृंगार रस को आप प्रेम रस या मोहब्बत रस भी कह सकते हैं, ठीक है। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। सबसे पहले ये बात याद रखेंगे, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है की आचार्य भोजराज यांनी श्रृंगार रसाला काय म्हटले आहे, तर हे बघा, यांनी श्रृंगार रसाला रसराज असे सुद्धा म्हटले आहे। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है। तो देखिए अट्रैक्शन, मैंने बताया ना आपको, अट्रैक्शन मतलब मेल फीमेल का जो अट्रैक्शन होता है उसको ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रेम या मोहब्बत से आप इसको याद रख सकते हैं, जिसे काव्य शास्त्रों में रति या स्थायी भाव कहते हैं। संचारी भाव के सहयोग से रति स्थायी भाव अस्वाद्य हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इस तरीके से इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है। बढ़ते हैं हम आगे और थोड़ा इसके बारे में हम जान लेंगे कि देखिए श्रृंगार रस के बारे में, श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती है। देखिए यहाँ पर सुखद और दुखद दोनों तरीके की अनुभूतियाँ है। इसी आधार पर इसके 2 भेद किए गए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार यानी दूर चले जाना, जब प्रेमिका दूर चले जाती है तो उसको वियोग श्रृंगार में अंदर काउंट करते हैं हम। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है कि अंधे के हात बटेर लग्न। हे बघा, एक लोकोक्ती इथे दिलेली आहे मित्रांनो, आणि लोकोक्ती अशी आहे की अंधे के हात बटेर लग्न म्हणजे काय। यूपी टेट सप्टेंबर 2013 मध्ये हा प्रश्न विचारला गेला होता। 4 पर्याय आपल्या समोर इथे दिलेले आहे। घोर अंधकार में कोई चीज मिल जाना, जुए के खेल में जीत हो जाना, अपात्र को सफलता मिल जाना, या फिर रास्तों में पड़ी बहुमूल्य वस्तु पा जाना। तो देखिए सीधी सी बात है, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब ऐसे इंसान को कुछ मिल जाना जो उसके लायक नहीं था। अपात्र को सफलता या सम्मान मिल जाना मतलब अपात्र इंसानों को होता है ना, चापलूसी करके लोग सम्मान हासिल कर लेते हैं जो जिसके काबिल नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टी से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए हे बघा मित्रांनो, आपल्याला इथे शुद्ध शब्द ओळखायचा आहे, म्हणजे लेखन नियमानुसार कोणता शब्द योग्य आहे हे आपल्याला इथे ओळखायचा। 4 प्रकारे आपल्याला प्राणीरुंद हा शब्द दिलेला आहे। तर हे बघा मित्रांनो, जेव्हा आपण हिंदीमध्ये प्राणीरुंद लिहितो तर प्राणी रुंद म्हणजे पर्याय क्रमांक
2 जे असेल ते आपलं इथे योग्य उत्तर ठरणार आहे. ऑप्शन क्रमांक 2 आपलं इथे योग्य उत्तर असणार आहे. यानंतर पाहूया प्रश्न क्रमांक 19. बघा मित्रांनो, साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं को लेकर येथे 2 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक टीएटीच्या परीक्षेत साहित्यकार एवं त्यांची रचना याला अनुसरून 2 प्रश्न विचारले जातात. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि स्वर आणि व्यंजन यात सुद्धा प्रश्न विचारले जातात. वारंवार हे प्रश्न म्हणजे प्रत्येक परीक्षेत विचारले गेलेले प्रश्न आहे. आम्ही क्वेश्चन पेपरचे अनालिसिस केलेलं आहे. जुही की कली कविता के कवी कोण आहे? बघा, जुही की कली हे एक कविता आहे. याचे कवी कोण आहे आपल्याला इथे सांगायचं आहे. निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा किंवा पंत. तर हे बघा मित्रांनो, याचे जे योग्य उत्तर असणार आहे ते असणार आहे निराला. आता यांचं पूर्ण नाव आहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आणि यांनी लिहिलेली आहे जुही की कली. ये इनकी फेमस कविता है बच्चों, याद रखेंगे. बढ़ते अगले सवाल की तरफ. सवाल नंबर 20. सवाल नंबर 20. अब सवाल नंबर 20 यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया है? तो देखिए दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने. रत्नावली, तुलसीदास, बिहारी या रामानंद. तर हे बघा मित्रांनो, याचे जे योग्य उत्तर असणार आहे ते असणार आहे पर्याय क्रमांक 2 म्हणजेच रत्नावली. आता रत्नावली कोण आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवा. तुलसीदास, इनकी बीवी है रत्नावली और इनकी ही रचना है दोहा रत्नावली. तो देखिए तुलसीदास जी की बीवी का नाम है रत्नावली और रत्नावली की रचना है दोहा रत्नावली. देखिए उनका नाम भी यहाँ पर आपको दिख रहा है. दोहा कट कर दो, रत्नावली उनका नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है. तो इस तरीके से आज हमने टॉप 20 क्वेश्चन फिर से देखे. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट को लेकर बच्चों इसी तरीके से कुछ परीक्षा में एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे. इसके पहले भी हमने एक सराव क्वेश्चन पेपर डाला था. बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे 20-22 नंबर तक हासिल कर लिए. तो हिंदी का जहाँ तक मुझे अनुमान है, मतलब हिंदी में हमारे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हज़ारों बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे एक अनुमान है कि हिंदी विषय आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा. अब आपको एक ही काम मैं यहाँ पर दूंगा कि हिंदी विषय में आपको लीड करनी है. यानी अगर आपको मैं बताता हूँ कि एक इलेक्शन होता है, छोटा 1 मिनट लूँगा मैं आपका. इलेक्शन में 3 वार्ड होते हैं. एक वार्ड हमारा अपना खुद का होता है, होम होता है, और बाकी 2 वार्ड जो है हमको वहाँ से उतने वोट नहीं मिलते, तो हम अपने वार्ड से ही उतने वोट ले लेते हैं कि हमको जो बाकी के 2 वार्ड होते हैं या जो 2 गलियाँ होती है तो वहाँ से हमको ज़्यादा वोट नहीं भी मिले तो हम चुन कर आ सकते हैं. तो इसी तरीके से आपको हिंदी में लीड ले लेनी है. हिंदी में अगर आप 20 से ऊपर 22, 23, 24 नंबर तक जाओगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट में इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है. क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो भी बच्चे हमको फॉलो करते हैं उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती जा रही है लगातार. और आज भी 30 दिन बाकी. आज हम 10 तारीख की बात कर रहे हैं. आज से अभी भी 30 दिन एग्जाम के लिए बाकी है. तो आप जो है इस बार TAT का रिजल्ट जो है वो 15-20% तक लेकर जाएंगे. जो रिजल्ट 2 या 3% आता था. मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है. मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ.